नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले अपनी बहुत सारी क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और मैंने लाइव भी चलाई हैं फेसबुक पेज पर, और आप इस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप मेरी जो रेड कलर की पट्टी चल रही है वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDF फाइल, इसकी मैं PDF फाइल बना के आपको अपलोड कर दूँगा। तो देखो, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। देखो, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा हो सकता है वो अपन को देखना है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण तकनीकी अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो देखो, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा आंसर होगा इसमें अपन को ये देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, शिक्षण से अधिगम। देखो, ये वाला ऑप्शन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो अपना आंसर की तरफ चलो, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, इसका आंसर सही होगा, आ वाला ही सही होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? देखो, क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? क्या बाह्यकारक प्रेरित करता है, या बस सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा होता है, या सब बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति होती है, द लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उसको देखो, ध्यान से पढ़ो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है अपना। तो निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा करता है? क्या बाह्यकारक करते हैं, या सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा करते हैं, या बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति होती है, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होती है? कौन सा आंसर है इसमें? 10 सेकंड का समय है आपके लिए। कौन सा आंसर है इसमें? आंसर की तरफ चलिए। तो देखो, अपना इसमें आंसर सही होगा। कौन सा वाला आंसर सही होगा? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। तो अपना द वाला आंसर सही है। द वाला आंसर क्या है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये अपना क्या है? आंसर है। क्या है? निम्न में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्यकारक, सफलता से बचने के लिए प्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होना। देखो, निम्न में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? सीखने पर प्रेरित तो सभी करते हैं, अधिकतम ये पड़ता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति को जो संतुष्टि होती है उसके लिए वो अभिप्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए वो अभिप्रेरित रहता है, इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति को संतुष्टि होती है। ये वाला अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है, व्यावसायिक है? कौन सा आंसर सही है इसमें? सोच के बताइए, निम्न में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है, या व्यावसायिक है? कौन सा आंसर है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक? देखो, अपना आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें अपना सही आंसर होगा अनुभविक। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक। तो इसका आंसर कौन सा था? अनुभविक। यानी निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अपना 4 वाला। 4 क्वेश्चन को देखो और पढ़ो। 4वां क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखो क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं।
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे ही बताया गया है। और अच्छा ऑप्शन है इसमें, प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो द है, बच्चों को विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या इससे प्रत्येक विद्यार्थी के अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तब बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो अपना आंसर देखो, कौन सा आंसर होगा इसमें। तो देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की विकास की दर क्या होती है, भिन्न होती है और भिन्न तरीके से क्या करते हैं, सीख सकते हैं। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगले प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 5 बोर्ड पे है, आप देखते जाइए मैं हर क्वेश्चन को बोर्ड पे। तो देखो, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है? जब पूर्व का कोई अधिगम अपनी सीखी हुई चीज़ें होती है और वो सीखी हुई चीज़ अपनी नई परिस्थितियों में, यानी अब जो वर्तमान में कोई चीज़ अपन कर रहे हैं, वो पिछला ज्ञान जो अपने सीखा है वो उस काम में नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, उसको सीखा न सीखा बराबर है, तो वो क्या कहलाता है? यानी पूर्व अधिगम, या जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है? कौन सा आंसर इसका सही है? आप 10 सेकंड का है आंसर समय है आपको। कौन सा आंसर होगा इसमें? तो देखो, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या होता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है 6 वाला क्वेश्चन को देखो, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को जब से ध्यान नहीं पढ़ा जाएगा तब तक अपन ऑप्शन की तरफ नहीं जाया जा सकता। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वायु हर जगह, क्या दिया हुआ है? वायु हर जगह क्वेश्चन को पढ़ो। वायु हर जगह है। इस प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, यानी वायु हर जगह प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है? तो देखो, एक टीचर बच्चों को एक पाठ पढ़ा रहा है, ये समझ के चल लो, पर्यावरण में, और उसका टॉपिक रखा है उसने कि वायु हर जगह होती है, यानी हवा हर जगह उपलब्ध रहती है। फिर ऐसा प्रकरण पढ़ाते समय विद्यार्थियों से वो कुछ क्वेश्चन पूछता है एक एक करके कि क्या मृदा यानी मिट्टी में वायु होती है। फिर उस दूसरे क्वेश्चन पूछता है क्या पानी के अंदर भी वायु है। फिर तीसरे से क्वेश्चन करता है क्या हमारे शरीर में वायु है। फिर चौथा क्वेश्चन करता है क्या हमारी हड्डियों में भी वायु है। शिक्षक इन प्रश्नों की सहायता से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, यानी जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षार्थियों से, तो विद्यार्थियों से जो पूछ रहा है वो क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है, कौन सा कौशल विकसित, यानी उसके अंदर क्या कुशलता लाने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या प्रूव करना चाह रहा है, कौन से विकसित करना चाह रहा है, वो अपने क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखो, तो वर्गीकरण कौशल या चिंतन कौशल या संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ो और आपको 10 सेकंड का समय है उसका आंसर देने के लिए। तो अपना कौन सा आंसर होगा इसका, तो देखो कौन सा कौशल, यानी चिंतन कौशल विकसित करने के लिए, जिससे वो चिंतन करे उसके पीछे क्या मृदा में वायु होती है, वो चिंतन करे। तो चिंतन कौशल उसके अंदर विकसित करने का प्रयास कर रहा है, इसमें सोचने क्षमता की ज़्यादा क्षमता पैदा करने की कर रहा है।
तो चिंतन कौशल अपना ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखो, कक्षा 5 का समीर, ये कक्षा 5 में एक समीर नाम का लड़का पढ़ता है और वो क्या करता है, अक्सर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, जो एक शिक्षिका लेडीज शिक्षक है, यानी इसको शिक्षिका बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। यानी जो मौ से दिया हुआ कार्य को क्या बोलते हैं, दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो देखो, जब अध्ययन की शिक्षिका को पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है, इससे निपटने का सर्वोत्तम या सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इससे निपटने का सर्वोत्तम, सबसे अच्छा और सुधारात्मक उपाय कौन सा है वो अपन को दिए हैं। इसमें चारों ऑप्शन तो सुधारात्मक निपटने के क्या सुधारात्मक तो चारों हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सर्वोत्तम दिया हुआ। देखो सर्वोत्तम दिया हुआ है, सर्वोत्तम कौन सा है वो अपन को थोड़ा सा देखना है। सर्वोत्तम पूछा है। अब ऑप्शन बाय ऑप्शन को देखते जाएंगे और अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना होगा क्या सही है, सर्वोत्तम है कि वो जमा साहब, वो हमने इसको क्या दिया, पर्यावरण अध्ययन, इसको दत्त कार्य जमा करने के लिए कहा है, इसने जमा नहीं किया। इसके बाद को प्रधानाचार्य होगा उसको सूचित करेंगे। फिर ऑप्शन है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना है कि खेलकूद मत करो, आपको जो मैंने दत्त कार्य दिया उसको पूरा करो, तब आप खेलने जाना, या खेल आपको नहीं खेला जाएगा, आपने होमवर्क नहीं किया, दत्त कार्य नहीं किया है, क्या ऐसा उसको करने के लिए कहेंगे। फिर ऑप्शन क्या कहता है, अनियमितता के कारण पता करना, तो उसकी अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो देखो, क्या उसके अनियमितता जो नियम, जो उसके अनियमितता आई उसके कारण पता करेंगे क्यों नहीं कर रहा है दांत कार्य, इसका कारण क्या है, कारण का पता लगाएंगे और पता लगा के क्या कर देंगे, उसको परामर्श, उसको कंसल्टेंस करेंगे, परामर्श देंगे ऐसे ऐसे आपको करना है, आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके ये चीज़ है, इसको आप करने से आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये क्या, उसकी अनियमितता के बारे में क्या बताएंगे, अभिभावकों को लिए नोट लिखेंगे और उसको अभिभावकों के घर भेजेंगे। क्या ये सही है? इस पर आप गहन, चार ऑप्शनों पर गहन करेंगे, अपन धीरे धीरे स्लो चलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फास्ट हर ऑप्शन को। तो देखो, इस पैसे तो इसको ऑप्शन से देख के पता चल गया होगा कौन सा आंसर अपना सही हो सकता है। कि देखो, सबसे पहला अनियमितता के कारण पता करना है, पहले अनियमितता के कारण का पता लगाएंगे, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये क्यों नहीं कर रहा है, इसकी समस्या क्या है, उस समस्या का पता करने का, अनियमितता के कारण का पता करेंगे और फिर क्या करेंगे, समीर को परामर्श देंगे, बुला के उसको समझाइश देंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है कि एक पर्यावरण या विज्ञान की शिक्षिका श्वसन किससे संबंधित, श्वसन सांस से संबंधित श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकतर विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यानी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? तो देखो, पहला ऑप्शन है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकता, या वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं, या शिक्षिका की कक्षा प्राय बहुत ही अनुशासनहीन रहती है। किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। क्या यह आंसर सही लग रहा है आपको? आपको 10 सेकंड का समय है और आंसर दीजिएगा। तो देखो, अपन इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। इसके कारण क्या होता है, वो बच्चा सांस और श्वसन में अंतर करना नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो कक्षा में अच्छे तरीके से नहीं, उसको संकल्पना को अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर पाई और उसके अंदर सही, तो उसको बच्चों को नहीं समझ पाए कि सांस और श्वसन में क्या अंतर है। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 वाला।
एक ही कक्षा के दो अनुभाग सेक्शन है। क्या है? एक ही कक्षा के दो अनुभाग यानी सेक्शन बोलते हैं, जैसे कक्षा में रहते हैं। एक ही प्रकरण को क्रमशः मल्टीमीडिया कैप्सूल तथा दूसरे में ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। देखो, एक ही कक्षा के दो सेक्शन बने हुए हैं, एक ही प्रकरण लिया गया है और क्रमशः मल्टीमीडिया कैप्सूल तथा दूसरे में ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। एक में क्या पढ़ाया था? क्रमशः मल्टीमीडिया कैप्सूल में, तथा दूसरे में क्या पढ़ाया था? ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया गया है। पहले में बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझाया गया। इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि पहले मल्टीमीडिया कैप्सूल और बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझा गया माने उससे अच्छा समझा गया। मल्टीमीडिया से समझाया वो उसको बहुत अच्छे समझ में आया, या अच्छा समझा गया, या उसको अच्छा समझा गया कि मल्टीमीडिया बहुत अच्छा है, समझा गया। इसका कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? तो देखो, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। वह ऑप्शन है बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य से सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। 9 वाला क्वेश्चन है, आप इसको आंसर दीजिएगा। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। कौन सा आंसर होगा इसमें? तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा कि एक ही कक्षा के दो अनुवाद सेक्शन में एक ही प्रकरण को क्रमशः मल्टीमीडिया कैप्सूल तथा दूसरे में ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। पहले में बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझा गया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि दृश्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। अपना आंसर हो जाएगा, द वाला आंसर हो जाएगा। अब अपना 10th क्वेश्चन क्या कहता है? एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। क्या है? एक कक्षा में औसत से, देखो एक कक्षा में क्या है? औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है एक कक्षा है, उसमें 4 विद्यार्थी हैं। वो क्या औसत से कम पढ़े लिखे हैं, यानी कम औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। जो अपन औसत से कहते हैं ना कि ठीक ठाक है, तो वो औसत से थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इससे क्या करेगा? अन्य विद्यार्थियों के समान, उन विद्यार्थियों को समान लाने के लिए तो निम्न में कौन सी व्यूह रचना को प्रभावी करनी होगी? तो देखो, पहला ऑप्शन है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना होगा। क्या ये प्रभावी है? क्या मुझे सबसे प्रभावी वाले उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना है कि उनके कमज़ोर क्षेत्र कौन से है। फिर उसकी पहचान करेंगे और पता लगाएंगे। फिर उसके अनुसार उसको क्या करेंगे? सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे। ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना चाहिए या कार्य देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको 10 सेकंड के लिए समय है। कौन सा आंसर होगा इसमें? कि उनके अधिगम को, यानी उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान कराऊंगा, किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, और उनके फिर उसके जो किस कारण से कमज़ोर हैं उसका पता करेंगे। फिर उसमें सुधारात्मक उपाय कौन कौन से उसमें सुधार के वाले अपने पास जो उपाय हैं, फिर उसको उपाय उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? वो विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के समान होशियार हो जाएगा, उनकी बराबरी करने लगेगा। तो ये वाला अपने 10 क्वेश्चन थे। तो ये अपने बेसिकली मैं देख रहा हूँ ये 10 क्वेश्चनों की अपने क्लास रखी थी, जिससे अपनी लंबी क्लास ना हो, आपको पढ़ने में भी बोरियत ना हो। तो आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी? आपके लिए मैं बहुत मेहनत से ये क्लास बनाता हूँ। तो मेरा एक हक बनता है कि आप प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इस मेरी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।